तो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अब यहाँ से हम लोग अपने प्यारे से चैप्टर को बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास धातु और अधातु की परिभाषाएं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं किसकी, धातु की, अगर मैं बात करूं किसकी, धातु की, और मैं बात करूं किसकी, अधातु की, बहुत प्यार से समझना ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अगर मैं प्यारे बच्चों बात करूं धातु की, धातुएं क्या होती हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं? त्याग करती हैं। और जो अधातुएं होती है ना, वो क्या करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती हैं? ग्रहण कर देती हैं। ये बात हमको पहले पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज बहुत अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पर इस अपने मोबाइल को देखूं, अगर इस मोबाइल के ऊपर लगा हुआ मैं कवर देखूं तो कवर है ऐसे, और मैं अभी इसको ऐसे रगड़ना शुरू कर दूं तो इस कवर के ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कवर बना हुआ है एक अधातु का बना हुआ है। समझ में आई बात? यहाँ पे कांच लगा हुआ है, ये चमक रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अभी रगड़ना शुरू कर दूं दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे तो इसके ऊपर निशान पड़ जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो अधातुएं होती है ना, उनमें ऐसा गुण नहीं होता कि चमक अपने आप आ जाए। लेकिन सर अगर अभी यही लोहे का बना होता और मैं इसको ऐसे दीवार पे रगड़ता तो इसके अंदर चमक आ जाती। यानी सर हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए कि जो धातुएं हैं, इन धातुओं के पास इनकी स्वयं की क्या होती है? स्वयं की क्या होती है? चमक होती है। जैसे अगर किसी लोहे के टुकड़े के ऊपर बहुत ज्यादा जंग लगी हो, उसको आप रगड़ना शुरू कर दो, के पास चमक आ जाती है। क्यों चमक आती है? क्योंकि उसके पास स्वयं की चमक है। इसका मतलब धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धातुओं के पास स्वयं की चमक होती है। अधातु के बारे में बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं, स्वयं की चमक नहीं होती। समझ में आई बात? इसके पास स्वयं की क्या नहीं होती? स्वयं की चमक नहीं होती। ठीक, इसके पास स्वयं की चमक नहीं होती, इसके ऊपर चमक आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम रूप से दी जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये घड़ी है, इसके ऊपर ये पट्टा लगा हुआ है, राइट? क्या ये पट्टे के पास खुद की चमक है? नहीं। अगर मैं इसको रगड़ दूंगा तो इसकी चमक चली जाएगी। इसका मतलब इसके पास स्वयं की चमक नहीं है। यानी हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए कि जो हमारी धातुएं होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, बाद में कहना सर हम नहीं लिख पाए। धातु वह तत्व होता है जिसके पास स्वयं की चमक होती है। और जो धातुएं होती हैं वो उष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। सर सुचालक का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे समझा पाओगे? चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों मैंने कहा कि जो ये हमारे पास कलम है, ये कलम लोहे का है। अगर मैं इस कलम को मैं इस बिजली के बोर्ड में ऐसे अभी अंदर डाल दूं, अंदर इसके डाल दूंगा, मुझे यहाँ पर करंट लग जाएगा, अर्थात मुझे झटका लग जाएगा। क्यों लगेगा झटका? क्योंकि मैंने इस बिजली के बोर्ड के अंदर ये अपनी कलम डाल दी जो कि एक धातु की बनी हुई थी। समझ में आ रही बात? अब मैं इस कलम को लेकर के गया और मेरी मम्मी भोजन बना रही थी, मैंने उसमें डाल दिया। अब कुछ समय बाद मैंने यहाँ पे जब छुआ ना तो क्या हुआ? मुझे गर्म गर्म एहसास हुआ। इसका मतलब धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है कि उसमें एक तरफ से धारा दूसरी जगह पहुंच सकती है। इसका मतलब विद्युत का चालक है ये, है ना? इसमें धारा बह सकती है ना? करंट बह सकती है। और अगर मैं इधर से गर्म करना शुरू कर दूं यहाँ से, तो मुझे इस तरफ गर्मी का एहसास हो जाएगा। इसका मतलब उष्मा की भी चालक हो सकती है। लेकिन अब मैं काम करता हूं, मैं एक इस तरीके से प्लास्टिक से बना हुआ पेन लेता हूं और इस बिजली के बोर्ड के अंदर डालता हूं। ठीक, अब मैं देख पा रहा हूं कि मुझे करंट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि यह एक प्लास्टिक थी और यह एक अधातु है। यहाँ पर ये विद्युत का चालक नहीं है, ये विद्युत का क्या है? ये कुछ चालक है। समझ में आई बात? इसलिए मुझे करंट नहीं लगी। तो मेरे बच्चों को ये बात भी समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी कि जो ये हमारे पास धातुएं होती हैं, ये धातुएं क्या होती हैं? ये धातुएं क्या होती हैं? ये सुचालक होती हैं, इसकी उष्मा की और साथ ही साथ में विद्युत की। जबकि जो अधातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। सर ये बात हम अच्छे से समझ गए कि जो ये हमारे पास धातुएं होती हैं, ये सुचालक होती हैं, और ये क्या होती हैं? ये कुचालक होती हैं, और इनके पास स्वयं की चमक नहीं होती। अच्छा सर एग्जांपल बताइए। जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ज्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक अपवाद भी है। अपवाद का मतलब क्या होता है सर? कि हमने कहा धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन एक ऐसी धातु भी है ना जो ठोस अवस्था में नहीं होती, मुलायम होती है, और यही तो पेपर में आती है। तो भाई अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि भैया जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या है? यह ठोस अवस्था में नहीं होता। सोडियम क्या है? एक मुलायम धातु है। हम इसको चाकू से काट सकते हैं। ये बात हमको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया सर, अच्छे से समझ में आ गया। जो बच्चा आखिरी तक पढ़ेगा, जो अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करना चाहता है, वो इस चैप्टर को आज पूरा कर लेगा। और जो बच्चा ये चाहता है कि उसके बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से नंबर आ जाए, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता है, तो लिख के रख लो बेटा, जितनी मक्कारी आप करोगे, बोर्ड एग्जाम के बाद रिजल्ट के अंदर वो मक्कारी दिख जाएगी। अगर चैप्टर अच्छे से पूरा करोगे, साइंस में आगे 99 लिखा होगा। अगर चैप्टर अच्छे से नहीं पूरा करोगे तो वही लिखा होगा साइंस में 100 में से 50, 55, 60 नंबर। और फिर उसके बाद जब आपके दोस्त के ज्यादा नंबर होंगे, आपको अच्छा फील नहीं होगा। इसलिए जितनी मेहनत करनी है वो अभी कर डालो, बाद में मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी, और अभी जो मेहनत करोगे वो आगे काम आएगी। तो भाई माँ-बाप के सपने हैं, उनके लिए मेहनत करो। कुछ अपने सपने हैं, उनके लिए मेहनत करो। बढ़िया रिजल्ट लेकर के आओगे, प्रदेश में टॉप 10 के अंदर आओगे। टॉप 10 के अंदर आने वाले बच्चे को कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए के पुरस्कार मिलते हैं। सोच लीजिए टॉप 10 आने पे क्या-क्या होता है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिलेगा, डीएम के द्वारा मिलेगा, बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं। समझ में आ रही बात? तो आपको कम से कम ये सब चीजें मिलेंगी, आप आगे पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। बाकी तुम्हारी इच्छा। क्या सब प्रभु की माया। देखो तो हमने क्या कहा, जैसे एग्जांपल हमारे पास सोना, चांदी, लोहा, प्लैटिनम, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? सोडियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। यानी सर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि धातुएं क्या होती हैं, उनके पास स्वयं की चमक होती है। ठीक, अच्छा धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकती हैं। वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनायन बनाता है। ठीक, जैसे जैसे सर एग्जांपल सोडियम अगर चाहे तो वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ, इसी का 10 अपोजिट लिखा हुआ है कि भैया इनके पास स्वयं की चमक नहीं होती है। ये उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, साथ ही साथ में ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। दूसरी चीज है कि जैसे एग्जांपल हो गया हमारे पास हाइड्रोजन, हमारे पास ऑक्सीजन, और हमारे पास आयोडीन और कार्बन। ये एग्जांपल है किसके? अधातु के। आ रही मेरे पास में? और जो अधातुएं होती है वो क्या करती हैं? वो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ चीजें समझते हैं। जैसे कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कहा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके पास स्वयं की चमक होती है। आयोडीन के पास स्वयं की चमक होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक अपवाद है। ठीक, आयोडीन के पास स्वयं की चमक है, ये एक अपवाद है। और यही प्रश्न 2024 के पेपर में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी अधातु है जिसके पास स्वयं की चमक होती है, जबकि साइंस कहती है कि अधातु के पास स्वयं की चमक नहीं होती। लेकिन ये अपवाद है, मतलब जो चीजें होती है उसके अपोजिट है, उसके विपरीत चल रहा है। आयोडीन कहता है कि मैं अधातु तो हूं लेकिन मेरे पास स्वयं की चमक है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट से बता दूं। क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर?
बच्चों आधातु वह तत्व होता है जिसके पास स्वयं की चमक नहीं होती है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ये भी तो देखो बेटा, इसके पास स्वयं की चमक नहीं होती है और इसके पास स्वयं की चमक होती है। तो ये बात भी आपको अच्छे से नोट करना है। क्लियर हो गया तक की बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि धातु और आधातु में क्या होता है, क्या होते हैं अंतर। ठीक, इस बात को बढ़िया से समझते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर हम समझेंगे इन पॉइंट्स को जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगर एग्जाम में आ गया हमारे पास कि धातु और आधातु में अंतर बता दो, जो कि हमारे पास कितने नंबर का टॉपिक आता है, ये 2 नंबर का टॉपिक आता है हमारे पेपर में। 2 नंबर का हमसे एक सवाल मिल जाएगा। आप बोलोगे सर 2 नंबर का टॉपिक नहीं आता भाई, 2 नंबर के 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक, तो चलो देखो, हमने कहा धातु में धात्विक चमक होती है, अपनी इसके पास चमक होती है, जबकि इनके पास कोई चमक का गुण नहीं होता। जो दिखता है वो अलग से दिया जाता है, स्वयं के पास नहीं होता। ठीक है, अक्सर धातु में क्या होती है, तन्य होती है। सर तन्य का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझाने की कोशिश करोगे क्या? चलो मैं समझाता हूं कि तन्य का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक लोहे का तार है। ठीक, इमेजिन कर लो, लोहे का है नहीं पर इमेजिन कर लो किसका है, लोहे का तार है। मैं सर ये स्विच ऑन कर देना। तो ये क्या है, एक लोहे का तार है। क्लियर है? अगर मैं इसको गर्म करूं और गर्म करके इसे खींच दूं और खींच करके मैं एक लंबा सा और बड़ा तार बना दूं, तो ये गुण कहलाएगा तन्यता का गुण। यानी खींच करके तार बहुत लंबा सा कर दूं तो इसका मतलब धातुओं में ये गुण होता है। लेकिन अगर यही अभी आधातु होती, जैसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको प्लास्टिक दिख रही है रबड़ जैसी, मैं इसको खींचूंगा तो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ये आधातु है। समझ में आई बात? तो इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ गए कि ये धातुएं तो तन्य होती है, लेकिन जो इनके पास कोई भी तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ये तन्य नहीं होती है। ये बात याद रखना है। ठीक है, दूसरा, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे। हम किसी भी एक धातु को पीट करके बड़ी सी चादर बना सकते हैं और एक धातु के टुकड़े को पीट करके बड़ी चादर बनाना ही आघात वर्धनीयता कहलाता है, जबकि आधातुओं में ऐसा नहीं होता। समझिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, एक कप है, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको भी तोड़ सकता, मम्मी बहुत मारेगी बेटा मेरे को, इसलिए मैं तोड़ नहीं सकता। अब देखो ये क्या है, ये कप है। अगर मैं इसको अभी ऐसे हाथ से कस करके दबा दूं, ये कप टूट जाएगा। समझ में आई बात? ये कप टूट जाएगा। लेकिन अगर यही अभी लोहे का बना होता और मैं इसके ऊपर हथौड़ा चलाता और इसको पीट करके खूब बड़ा कर देता, तो ये क्या टूट जाता? कहाँ टूट जाता लोहे का टुकड़ा? फैल के चादर बन जाती। उसी को आघात वर्धनीयता का गुण बोलते हैं। यानी हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि आघात वर्धनीयता का ये मतलब हुआ, आघात वर्धनीयता का मतलब हुआ पीट करके चादर बना देना। ठीक, अभी आगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, जबकि आधातुओं में ऐसा कोई गुण नहीं होता। ये जो होती है धातुएं वो कठोर होती हैं, यानी कठोर होती हैं। आप इनको तोड़ने की कोशिश करोगे नहीं टूटेंगी, लेकिन आधातुओं में ऐसा नहीं होता। उनको तोड़ोगे वो तुरंत ही टूट जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी। भंगुर हो जाएगा मतलब कि वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ये कहलाता है भंगुर, यानी कि चूर्ण अवस्था में। अगर तुम एक छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े को पीटना शुरू करोगे तो वो थोड़ी देर के बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये ऐसा गुण आधातु में होता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। राइट, आगे चलो बच्चों एक बार बता दो। क्लियर है? अब हम समझते हैं इन पॉइंट्स को कि भैया ये हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक, अलग से लिखने को आएगा आपके पेपर में, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का एक टॉपिक आएगा कि धातुओं के भौतिक गुणों को समझाइए। ठीक, कितने नंबर का आएगा टॉपिक? 4 नंबर का टॉपिक आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि धातुओं के भौतिक गुणों को समझाइए। अब चलिए भाई समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा धातु चमक, यानी आप क्या बताओगे कि धातुओं के पास अपनी स्वयं की क्या होती है, धात्विक चमक होती है, जबकि आधातुओं के पास नहीं होती। फिर उसके बाद कठोरता, धातु में क्या होती है, कठोर होती है। एक आघात वर्धनीयता, अलग से टॉपिक आ जाता है कि आघात वर्धनीयता क्या है, एक अलग से टॉपिक आ जाता है। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, किसी किसी धातु किसी धातु के टुकड़े को किसी धातु के टुकड़े को पीट कर चादर बनाने का गुण, चादर बनाने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी सर आघात वर्धनीयता में समझ गए कि अगर हम किसी भी धातु को पीट करके उसको चादर बना देंगे तो बस धातु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, इसी को आघात वर्धनीयता बोलते हैं। सिंपल है क्या? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? एक बार फटाफट से बताना। और एक बड़ी गलत बात है भाई, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। बिन कहे हो जाना चाहिए ये काम, तभी तो चलेगा, ध्यान देगा नाम। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है, लचीलापन, है ना? लचीलेपन को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता, है ना? इसका दूसरा नाम है। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं किसी भी एक धातु को ले लूं और उसको खींच दूं खूब बड़ा। ठीक, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक नंबर का एमसीक्यू कैसे बनेगा इनसे, सुनते रहना। अगर मैं तार को खींचूं वो तार खूब बड़ा सा हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि धातु में लचीलेपन का गुण पाया जा रहा है और हम किसी भी धातु के टुकड़े को खींच करके उसको तार के रूप में बदल दें, इसी को तन्यता कहते हैं। यानी सर समझ गए कि किसी धातु को खींचकर तार में बदलने का गुण, तार में बदलने का गुण क्या कहलाता है, इसी को हम लोग तन्यता बोलते हैं। ठीक, तो ये बात भी हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि भैया तन्यता भी आपको समझ में आ गई होगी कि तन्यता का मतलब कि किसी धातु को खींच करके उसको तार में बदलने का गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी धातुएं होती हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आपने बहुत प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन सुनी होगी कि सोना जितना तपता है ना, सोना जितना, मुझे पता नहीं वो लाइन याद नहीं है अच्छे से, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। सोना जितना तपता है उतना वह क्या होता है, निखरता है। ऐसा कुछ करके लाइन है, आई डोंट नो क्या है। तो अगर हम सोने को जितना ज्यादा तपाएंगे और तपा करके फिर उसको हम छोटे 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 जो है पतले पतले तार में बदलने की कोशिश करेंगे, या हम किसी भी सोने के टुकड़े को लेंगे उसको पीटना शुरू करके उससे बड़ी चादर बना सकते हैं। यानी पतली सी पतली हम लेयर बना सकते हैं सबसे ज्यादा किसकी, सोने की। यानी अगर हम लोग बात करें तो सबसे अधिक, वाह क्या बात है, एक तरफ से स्टैमिना आ रही है, वाह क्या बात है, सबसे अधिक अगर हमसे पूछा जाए आघात वर्धनीय कौन सी धातु है, आघात वर्धनीय और तन्यता वाली धातु कौन सी है, तो भैया इसका करेक्ट आंसर होगा सोना, यानी कि गोल्ड। और इसका संकेत ऐसे होता है। ठीक, यानी कि सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता वाली धातु है। ये बात हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है। आगे चलो, अब यहाँ समझना, हमने कहा सुचालक। सुचालक का मतलब क्या होता है कि किसी भी धातु के अंदर सुचालकता का गुण पाया जाता है। इसका यह अर्थ है कि उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है, उसमें उष्मा का भी प्रवाह हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह धारा जा सकती है और उष्मा भी जा सकती है। अभी बताया हमने। सबसे अधिक सुचालक कौन सी है, ये सवाल पूछा जाता है क्या, कि सबसे अधिक सुचालक, सबसे अधिक विद्युत की सुचालक, जल्दी बताओ, सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु, देखते हैं कौन बच्चे बता पाते हैं। सबसे अधिक विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है, जल्दी बताइए। वो है हमारी चांदी, और जिसका संकेत होता है Ag। यानी हम समझ गए कि चांदी, यानी कि चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है। उसके बाद आता है तांबा, उसके बाद आता है जस्ता। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि भाई फिर भी हम चांदी के तार क्यों नहीं बनाते, हम फिर भी चांदी के तार, ये सवाल है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला कि चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है लेकिन फिर भी उसके विद्युत तार क्यों नहीं बनाते। इसलिए बनाते क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा महंगी होती है, वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा अधिक उसका दाम होता है। इसलिए हम चांदी के तार ना बना करके तांबे के तार बनाते हैं। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हमारे बच्चों को कोई डाउट ही नहीं होगा, मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद बच्चों को बोल दे देना। ठीक है, तो एक बार फटाफट से बताना ये सब की तरफ। अब यहाँ से हम लोग 4 रिएक्शन पढ़ेंगे और ये चारों रिएक्शन पेपर में 1-1 नंबर की पूछ ली जाती है।
ऐसे आएगा क्वेश्चन, धातुओं के रासायनिक गुण लिख करके बताइए 4 नंबर में, और चारों रिएक्शन एनसीईआरटी की है और चारों लिखनी होती है। ठीक, ध्यान से सुनो, कितने नंबर का टॉपिक है, 4 मार्क्स का। कैसे पूछा जाएगा, लिख करके आएगा कि भैया आप रासायनिक गुणधर्म बता दीजिए धातुओं के। तो भाई पहला देखो जरा ध्यान से, अगर हम कोई भी एक रिएक्शन लिख लें, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा पेपर में, फेवरेट लिख करके आगे नंबर ना मिलेगा जब तक ये ना लिखोगे। धातुओं की ऑक्सीजन से रिएक्शन, चलो मैं किसी एक धातु को ले लेता हूं, मैंने ले लिया धातु कौन सी, मैंने ले लिया सोडियम को, ठीक, और मैं इसको मिला देता हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और देखता हूं क्या होगा। ठीक, सोडियम को मैं ऑक्सीजन के साथ मिलाता हूं और देखता हूं क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखो मैं जानता हूं कि जो सोडियम होता है उसके ऊपर +1 का चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर -2 का चार्ज होता है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये 2 कहां आएगा, यहां पर आएगा, और ये जो 1 है वो यहां O के पास जाएगा। सर समझ गए कि अगर ये सोडियम, सर अगर ये सोडियम इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो सर हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए कि सर इसके बाद बनेगा Na2O, जिसको कहा जाता है सोडियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, सोडियम ऑक्साइड। ये बात हमारे बच्चों ने लिख करके बता दी। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अब एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा सवाल आ रहा है कि क्या सर हम आज से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हैं? देखो बच्चों, एक बात बहुत अच्छे से सुनो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक बात हकीकत में बोल देता हूं कि आप अपने समय को वापस नहीं ला सकते। अभी समय हो रहा है 7:40। क्या मैं बोलूं कि आज की डेट में 7:35 वापस से लेकर के आ जाओ? नेवर पॉसिबल। तो हम जब समय को वापस नहीं ला सकते तो हम कैसे अपने नंबर बढ़ा सकते हैं? बताते हैं। आप अपना 100% देना शुरू कर दो, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। आप मेहनत करना शुरू कर दो। सर कैसे करें मेहनत? इस क्लास में आज बैठ के पढ़ो, पूरी क्लास देखो और फिर सोचो क्या ये चैप्टर में भाई मुझे 10-15% समझ में आया? अगर 10-15% आ जाए तो समझ लेना लर्निंग यानी सीखने की शुरुआत हो चुकी है और यहीं से नंबर बढ़ने लगे। एक दिन बच्चा अगर मेहनत नहीं करता है ना, समझने की कोशिश करना, एक दिन अगर बच्चा मेहनत नहीं करता है ना, उसकी मार्कशीट से 5 नंबर माइनस हो जाते हैं। और अगर एक दिन मेहनत ज्यादा कर लेता है, 5 नंबर जुड़ते चले जाते हैं। तो सोच कर देखिए कि तुम्हें 5 नंबर कम करने हैं या 5 नंबर बढ़ाने हैं। डिपेंड अपॉन यू, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, नंबर बढ़ाना या नंबर घटाना। और सिर्फ नंबर की बात नहीं है, जीवन की बात है, क्योंकि ये सब चीजें अभी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाकर के आपको समझ। अभी भी समय है आपके पास, आप अगर अभी भी ज्ञानोदय को शुरू से लेकर के फॉलो करना शुरू कर दो, आज की डेट से फॉलो करना शुरू कर दो, जितने लेक्चर पीछे हुए हैं उनको देखना धीरे-धीरे शुरू कर दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर तुम अभी 60 वाले बच्चे होंगे ना, 90 लेकर के आओ। लेकिन अब अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो भाई याद रखना, कोशिश करने वाले ही जीते हैं, कोशिश ना करने वाले कभी भी जीतते नहीं। तो ये वाला एग्जांपल आपको बता दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल जो कि हमारे पेपर में आता है, जैसे क्या है जिंक, अगर जिंक की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? जब बच्चों देखते हैं हम तो क्या बनता है, Zn के ऊपर +2 का चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर -2, +2 -2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ये होता है। ठीक, तो इसका मतलब ZnO ऐसे बनेगा। अभी रिएक्शन ऊपर वाली बैलेंस करेंगे, परेशान मत हो। मैंने देखा कि ये क्या है, ये है जिंक, ठीक, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। मेरे पास क्या बनकर के आया, मेरे पास बनकर के आया जिंक ऑक्साइड। पेपर में सवाल आएगा कि जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनता है? तो ऐसे ही करना है आपको। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैंने देखा कि Na एक इधर है, उधर 2 है, तो मुझे इधर 2 लगाना पड़ेगा। जब मैंने इधर 2 लगाया तो उधर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर 2 थे, उधर 1 था, मैंने 2 लगाया इधर। अब जब इधर 2 लगाया मैंने तो ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गए, पर ये जो सोडियम था वो इधर हो गए, 2 दूनी 4, और जब ये 4 हो गए तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो पहले हमारे पास सोडियम लिखा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा और इसके आगे मुझे 4 लगाना पड़ेगा। 4 सोडियम हो गए, 4 सोडियम हो गए, देखो 2 दूनी 4, और 2 ऑक्सीजन हो गए, देखो 2 1 कम 2, 4 हो गए। अब इसको देखो, जिंक यहाँ अकेला, वहां पर अकेला, ऑक्सीजन 2 है, इसके आगे 2 लगाओ। जब उधर 2 लगाया तो जिंक हो गया 2, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 लगा। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया आगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन जो कि हमारे पेपर में कितने नंबर की आएगी, फिर से बोल रहा हूं, 4 रिएक्शन 4 नंबर की, है ना? 4 रिएक्शन 4 नंबर की। दूसरी देखो, धातुओं की जल से क्रिया। चलिए इसका एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कोई एक धातु ले ली, कौन सी ले ली हमने, सोडियम, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया पानी यानी H2O। अभी ऐसा समझाऊंगा कि आज के बाद भूलोगे नहीं, वादा है हमारा। देखो अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम कहता है कि मैं कभी भी किसी से रिएक्शन करूंगा तो +1 मेरे ऊपर होना चाहिए, तब मैं रिएक्शन करूंगा। तो सोडियम के ऊपर आ गया +1, और फिर मैंने देखा कि ये H2O है और पानी कहता है कि मेरे अंदर 2 प्रकार के आयन होते हैं। एक आयन होता है हमारे पास OH- और एक होता है हमारे पास H+। जब ये NaOH के साथ मिलेगा बाबू तो क्या बनेगा, NaOH, यानी सब समझ गए। ये सोडियम इसमें उपस्थित जब हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो गुरुदेव बना देता है NaOH। ये बात सारे बच्चों को समझ। और इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है वो किसी दूसरे हाइड्रोजन से जब मिलता है तो क्या बना देता है, तो या तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा या तो फिर जल बनाएगा, दो में से एक ही चीज बनाएगा। तो भाई देखो जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बना देगा, ये बना देगा क्या, जल यानी कि H2। ठीक है, ओ सॉरी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जल तो इधर पहले से था। ठीक, अच्छा अब इसको जरा हम चेक करते हैं, देखते हैं कि सही है या गलत। चलिए बैलेंस करिए इसको। हमने लिखा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, 1 और 2 कितना हो गया, 3। सोडियम कितना है, 1। अब भाई मैंने देखा ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है, हाइड्रोजन दिक्कत कर रहा है। तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया ताकि 2 हाइड्रोजन हो जाए और 2 4 हो जाए, और मैं इधर 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। सोडियम के आगे बस मैं 2 लगा दूं, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। यानी सब समझ गए, सोडियम क्या थी, यह एक धातु थी। यह क्या है, एक धातु है, और जब ये जल से रिएक्शन कर रही है तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है सोडियम और ये बन रहा है हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, एक प्रकार का क्षार या फिर हम क्षारक बोल सकते हैं। और ये तो हमारा बच्चा जानता है। फिर उसके बाद मैं एरो ऐसे लगा देता हूँ। इस एरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये गैस को दर्शाता है। ये मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो गैस अवस्था में बना है। बोलो क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? एक बार सारे बच्चों को क्लियर है? वाह, एक बच्चा है, उसका नाम है राजा गुड बॉय, लाल लाल इमोजी बना करके मुझे डरा रहा है, कह रहा है सर लगा दो एरो का चिन्ह ऊपर, तीर का निशान लगा दो। थैंक यू राजा भाई जी, आपके लिए थैंक यू सो। लेकिन लाल इमोजी मत भेजा करो भाई, डर लग जाता है। कभी-कभी मैं डर जाता हूं भाई, मेरे को लगता है तुम लोग सामने से मेरे को गुस्सा रहे हो भाई, मेरे को पता है कि यहां लगाएंगे हम एरो का निशान। सॉरी राजा भाई, ठीक है राजा बाबू, आगे चलें। चलो तो यहां तक हमारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई है, आगे चलते हैं बच्चों। तीसरी रिएक्शन, फिर वही 4 मार्क्स, 4 नंबर 4 रिएक्शन कंफर्म कर लो। देखो क्या कह रहा है, धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। मैंने ये चीज आपको 1000 बार बताई है, पहले चैप्टर में पढ़ा, दूसरे चैप्टर में पढ़ा, आज तीसरे चैप्टर में पढ़ लो और फिर चौथे में नहीं पढ़ोगे। कोई भी अगर धातु किसी भी एक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, इमेजिन करिए ये हमारे पास एसिड है और आपने देखा होगा ऐप के अंदर मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था, मैं एसिड मंगवाया था वहां से। तो ये मान लीजिए एसिड है और इसमें अगर मैं इस धातु को डाल दूंगा तो इससे एक गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। तो मैंने क्या देखा, अगर मैं किसी भी एक धातु को ले लूं, किसी भी एक धातु को ले लूं, जैसे मैंने ले लिया जिंक, और अगर मैं उसकी रिएक्शन किसी तनु अम्ल से कराऊं, अम्ल तो सुना है, ये तनु अम्ल क्या है,
क्या ये तनु अम्ल ऐसा तो नहीं है कि अम्ल सर लड़की के साथ बैठा है उसका नाम तनु है, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। तनु अम्ल का मतलब पतला अम्ल है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो तनु अम्ल का मतलब वो HCl है लेकिन उसमें उसकी वो सांद्रता कम है, वो पतला है भैया, समझ गए? अच्छा, जब ये रिएक्शन किसके साथ करता है, किसी भी मतलब HCl के साथ Zn रिएक्शन करता है तो लवण बनता है। कैसे बनेगा देखो, अब ये Zn के ऊपर क्या है +2 और Cl के ऊपर माइनस, ये दोनों रिएक्शन करके आपस में क्या बना देंगे ZnCl2, यानी जिंक जब Cl के साथ जाएगा तो जिंक Cl2 बनाएगा और H जो रहेगा वो हाइड्रोजन गैस बना देगा। और राजा गुड बाय, आप हमको दोबारा ना बोले इसलिए हम पहले ही एरो लगा देते हैं। ठीक, तो ये एरो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनी हुई है। ये क्या बना हुआ है, ये है जिंक और फिर क्या है ये क्लोराइड। समझ में आ रही बात, क्या बना, जिंक क्लोराइड। और सर ये क्या है, ये है हमारे पास अम्ल, कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक, और ये क्या है, जिंक धातु है। ठीक, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, उधर 2 Cl है 2 H है, इधर 1 Cl है 1 H है, इसका मतलब 2 लगा दो, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गई बात? क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अभी बच्चा कह रहा था क्या आप एसिड पी गए? बेटा एसिड को हम ग्लास में नहीं रख सकते, अगर इस ग्लास में हम एसिड को रखेंगे ये ग्लास को ही खत्म कर देगा, इसलिए एसिड को हमेशा कांच की बोतल में रखते हैं, उसमें पानी था। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात, चौथी रिएक्शन, चौथा नंबर। कितने बच्चों ने तीनों नंबर पक्के कर लिए? जिन बच्चों ने तीनों नंबर पक्के कर लिए वो एक काम कर दें, वो फटाफट से, अब जिन बच्चों ने 3 नंबर पक्के कर लिए वो बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और जो चौथे बच्चे हैं जो चौथा भी पक्का कर लेंगे तो वो फाइल मुझे भेज देंगे। चलो चौथा देखो जरा ध्यान से, धातुओं के लवण विलयनों से क्रिया, बहुत आसान है। पहले चैप्टर में भी विस्थापन प्रक्रिया पढ़ी थी, दूसरे चैप्टर के अंतर्गत भी पढ़ी थी और आज तीसरे में फिर पढ़ोगे। कोई भी एक धातु है उनके लवण विलयन से रिएक्शन करा दो। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि अगर मैं कोई भी एक धातु ले लूं जो कि थोड़ा सा अधिक क्रियाशील हो, जैसे Fe, और अगर मैं इसकी रिएक्शन ये किसी एक धातु के लवण से करा दूं, यानी ये क्या है, धातु लवण, जिसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ये किसी भी एक धातु का क्या है, कॉपर धातु का लवण है, यानी कि कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट। और सर ये क्या है, ये धातु का लवण है, धातु का क्या है, लवण है। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा दूं, यानी लोहे से, अगर मैं इसकी रिएक्शन इस लोहे से करा दूं तो क्या होगा, लोहा क्या है, एक प्रकार का धातु है। यानी सर समझ गए, धातु की क्रिया किसी दूसरे धातु के लवण से हो रही है। अब क्या होगा, ये आपने रिएक्शन पढ़ी है मेरे से, क्या पढ़ा था आपने, याद करो। मैंने पढ़ा था जब Fe कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर से बोलता है ए कॉपर, मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लो और सल्फेट को छोड़ दो। समझ में आई बात? यानी यहाँ पर क्या होता है, FeSO4 बनता है और कॉपर अलग हो जाता है इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बना, ये बना आयरन सल्फेट, ये क्या बना, ये बना आयरन सल्फेट, ये क्या बना, ये भी तो लवण बना एक प्रकार का, और ये क्या बना, कॉपर। तो यहाँ तक हमारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ रही हो, क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ तक? वाह क्या बात है सर, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिए, लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, क्लियर है। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अब एक इंपॉर्टेंट MCQ है सर, तो हमारे पास सवाल ये कह रहा है हमसे, सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखते हैं, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में, तो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। हाँ, केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। अभी पता बेटा, एक मात्र 30 सेकंड पहले एक भूकंप आया था, और वो भूकंप ना, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, भूकंप आया था, भूकंप। किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं, ये कौन है, ये कौन है भाई, एक डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे के अंदर क्या है, एक धातु दिख रही है। वो धातु कैसी दिख रही है भाई, कारण के साथ बताऊंगा इसलिए टाइम ले रहा हूं। वो धातु कैसी दिख रही है, एक द्रव में डूबी हुई है। ठीक, यानी सर समझ गए, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे केरोसिन दिख रहा है, और केरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल, और उसके अंदर एक प्रकार की धातु दिख रही है। वो कौन सी धातु है, वो है बच्चों कौन सी धातु, सोडियम धातु। जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी एक धातु को जब हम मिट्टी के तेल में रखते हैं तो वो धातु हमारी सोडियम होती है। लेकिन आपने ये चीज सुनी होगी कि जिस प्रकार किसी एक बदमाश यानी कि किसी एक शैतान लड़के को जब हम हमारे घर में बंद करके रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है, ताकि वो बाहर निकल करके किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर दे, और वो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत तेजी से लड़ाई झगड़ा कर देता है किसी से। तो सोडियम भी वही है, सोडियम भी वो वही शैतान लड़का है जिसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि अगर इसको बाहर छोड़ा ये रिएक्शन कर जाएगा या क्रिया कर जाएगा, और इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। वो लोग समझ में आ गई बात, क्या यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक, तो चलिए आगे। तो मैंने कहा निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं, तो वो धातु कौन सी है भाई, सोडियम। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? चलिए बच्चों आगे, अब अगला सवाल हमारे पास है ये, यहाँ से बनता है हमारे पेपर में क्वेश्चन, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में और मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। क्या है, अम्लराज या फिर एक्वारिजिया, सर इसके बाद होगा MCQ। अम्लराज या फिर एक्वारिजिया, ये क्या होता है, अब इसको समझना बहुत प्यार से। मैंने एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 3 ml या 3 लीटर या 3 जो है कुछ भी बोल सकते हो, मतलब कोई मात्रा ले सकते हो। ठीक, मैंने इसके अंदर 3 भाग क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। कौन सा HCl डाला, सांद्र HCl डाला। ठीक, 3 भाग इसके अंदर कौन सा HCl डाला, मैंने 3 भाग इसके अंदर सांद्र HCl डाला। सांद्र का मतलब गाढ़ा, ठीक है, क्या डाला, सांद्र HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 भाग यानी 1 लीटर ऐसे समझो, ठीक, 1 भाग क्या डाला, सांद्र HNO3 डाला। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भैया एक विलयन बनकर के तैयार हुआ, एक यहाँ पर एक विलयन तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ मतलब एक घोल तैयार हुआ, इसके अंदर एक घोल तैयार हुआ। ठीक, एक क्या तैयार हुआ, एक घोल तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ, एक घोल तैयार हुआ, और जो यही घोल तैयार हुआ इसी को कहा जाता है अम्लराज। अम्लराज मतलब राजा अम्लों का, है ना, समझ में आ रही बात? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% बनता है, क्या बनता है कि अम्लराज या एक्वारिजिया कैसे। तो अगर हम एक भाग HNO3 और 3 भाग अगर हम HCl ले लें और हम मिला दें तो अम्लराज या एक्वारिजिया बनता है। या ऐसे बोल सकते हो कि 3 भाग HCl ले लो और उसके बाद 1 भाग आप HNO3 ले लो, मिला दोगे तो क्या होगा, आपका क्या बनकर के तैयार होगा, आपका तैयार होगा अम्लराज या फिर एक्वारिजिया। सिंपल बात। अब आपके मन में बड़ा सवाल चल रहा होगा, आखिर इसका यूज क्या है। आपने देखा होगा गांव में या शहर में कभी-कभी जो महिलाएं होती हैं बाहर बिक रहे, मतलब आता है आवाज देता है कोई एक जो लुटेरा समझ लो उसको, ठीक है, आवाज देता है, क्या बोलता है, लुटेरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो वाकई में लूटने आता है। बोलता है कि आप जो आपकी मतलब पायल गंदी हो गई, चलो साफ करवा लो। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में आए थे, तो साफ करवा लो पायल। अब पायल जो होती है चांदी की होती है, और चांदी के ऊपर काली परत जमती है, साइंस है, काली परत जमती है, और जब उस चांदी की पायल को इस अम्लराज में ऐसे डुबोते हैं, निकालते हैं, तो वो चांदी की पायल चमक जाती है। क्यों? क्योंकि चांदी की धातु है, उसके बाद खुद की चमक होती है। और अब जब खुद की चमक होती है तो बाकी हुआ क्या, गलत क्या हुआ, गलत ये हुआ कि जब मैंने इसके अंदर चांदी की पायल को डुबोया तो वो चांदी की जो पायल थी उसमें से चांदी जो है वो केवल डुबोने से ही पिघल गई, और पिघल करके इसी के विलयन के अंदर चली गई। और बाद में वो जो लुटेरा था वो क्या करेगा, इसको छानेगा, अलग करेगा, इससे चांदी को अलग कर लेगा। यानी आप सोच करके देखो कि ये अम्लराज कितना ज्यादा घातक है किसके लिए, तो सुनारों के लिए तो अच्छा है भाई, चलो ठीक है इसके अंदर डुबोएंगे और उसके बाद हमारा हमको चांदी या सोना मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप तुरंत वेट थोड़ी ना करोगे। तो ये एक सवाल एनसीईआरटी में दिया भी गया है, ठीक, कि भाई अम्लराज का उपयोग क्या है। ठीक, समझ में आई बात? तो हमने क्या बताया कि भाई अगर हम सांद्र HCl ले लें, यानी सांद्र HCl ले लें और हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी ले लें और हम उनको मिला दें, कितने अनुपात में मिला दें,
3:1 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लो इसको, ये अनुपात नोट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 3 भाग हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 1 भाग हमारा HNO3 है। इनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? अंदराज या एक्वारियम। यह सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ध्यान दो, कॉन्सेप्ट एक बार ये वाली कमेंट एक बार बहुत तेजी से आनी चाहिए। ध्यान दो, कॉन्सेप्ट एक बार ये कमेंट बहुत तेजी से आनी चाहिए। ठीक, चलो देखो की तरफ मूव ऑन कर लिया। अब सर कुछ देर तक बोलना है, ठीक है? तो अब जरा आप यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास सवाल आता है सक्रियता श्रेणी। और मैंने क्या है सक्रियता श्रेणी, इस पर नजर मारते हैं। हमारे पास कुछ धातुएं दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसी धातुओं को लेते हैं और उनको एक क्रम में रखते हैं और ऐसे क्रम में रखते हैं कि जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है और जो नीचे है वो कम क्रियाशील है और एक श्रेणी बना देते हैं। बस इसी को सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ये आपको याद करनी होगी, मैं भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक, तो हमने क्या कहा? सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है और सबसे नीचे कौन दिख रहा है? गोल्ड यानी कि सोना। सोना कम क्रियाशील धातु है। सिंपल इतनी बात समझ आ गई? सर अच्छे से इस बात को हम समझ गए। अब इसको एक बार याद करा दो। तो के से कल्लू, ये याद रखना आपको, ठीक है? एन से Na, कल्लू ने, फिर सी से कार, कल्लू ने कार, Mg से मांगी, कल्लू ने कार मांगी, ये याद रहेगा। कल्लू से के, कल्लू ने से Na, कार से Ca, मांगी से Mg। ठीक, आगे कल्लू ने कार मांगी, आगे मतलब एल्यूमिनियम, जिसका यानी कि Zn, आगे जिसका फूटा यानी कि Fe और सीसा यानी कि लेड। सीसा का मतलब ही होता है लेड। ठीक, आगे जिसका फूटा सीसा लेड। हमारी कार यानी H, फिर से कार यानी Cu, हिल गई आज। ठीक, तो हिली अभी आज। तो ये याद करने का एक तरीका है। हमने क्या कहा? सक्रियता श्रेणी ये वह श्रेणी होती है जिसमें हम कुछ धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखते हैं। बढ़ते क्रम में मतलब है ना, कैसे रखते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। बोलो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? हमने क्या कहा? घटते क्रम में। तो हमने ऐसे लिखा कि जैसे हमने कहा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा सीसा। अब मैं इसी में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। जैसे अगर आपसे सवाल पूछें कि मुझे बताओ Zn और Fe में कौन ज्यादा क्रियाशील है, चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा Zn लिखा और फिर मैंने Fe लिखा। मैंने कहा बताओ इसमें कौन क्रियाशील ज्यादा है? जल्दी बताओ। सबसे कम क्रियाशील नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं कौन क्रियाशील ज्यादा है। कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील लिखेगा? सबसे ज्यादा तो ऊपर वाला होगा। पर इन दोनों में मैं पूछ रहा हूं तो भाई Zn ऊपर है, ये अधिक क्रियाशील है Fe से तुलना करने के बाद। यानी Fe नीचे है, इसका मतलब Fe कम क्रियाशील है। क्लियर है? चलो अब मैं बोलूं, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि आवाज Cu। अब मैंने आपसे पूछा Cu और Fe में कौन क्रियाशील ज्यादा है? आपने कहा सर Cu तो नीचे आता है, इसका मतलब Cu कम क्रियाशील है। और Fe क्या है? ऊपर आता है, इसका मतलब वो ज्यादा क्रियाशील है। अगर Cu और Fe के बारे में बात करें तो सर Cu और Fe के बारे में बात करें तो Cu कम क्रियाशील है, Fe ज्यादा है। यानी जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। क्या ये बात समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। दूसरी सुनो, जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना तुम्हें, अगर तुम इसके ऊपर जाओगे तो जितनी धातुएं हैं, अगर इन धातुओं की मैं तनु अम्ल से क्रिया करा दूं, किससे करा दूं? तनु अम्ल से क्रिया करा दूं तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर मैं इनकी रिएक्शन तनु अम्ल से करा दूं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, कोई रिएक्शन नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर अगर हाइड्रोजन के ऊपर जो स्थित है, सॉरी ये जो एक दूसरे के ऊपर है, अगर जिंक की क्रिया FeSO4 से करा देंगे रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन Fe की क्रिया ZnSO4 से कराएंगे नहीं होगी। ये पॉइंट्स आगे क्लियर करते हैं। चलो अब एक सवाल हमारे पेपर में ऐसे आएगा। कैसे आएगा? सवाल आएगा हमारे पेपर में कितने नंबर का? 4 मार्क्स का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 4 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर का आएगा। क्या सवाल आएगा? 4 नंबर। क्या सवाल आएगा? 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल आएगा कि 4 नंबर का सवाल आएगा कि 4 नंबर का सवाल आएगा कि सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके गुण बताओ। ठीक, और गुण को हमें रिएक्शन के साथ बताना पड़ता है। या ऐसे सवाल आ जाएगा कि कोई भी एक धातु किसी एक अम्ल से रिएक्शन करती है और वो रिएक्शन नहीं होती है, तो वो धातु कहाँ है? हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। ठीक, चलो भाई समझते हैं। तो हमने कहा जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है। अब हाइड्रोजन से ऊपर कौन सी होती है बताओ? हाइड्रोजन से ऊपर कौन सी होती है? Fe होती है ना, बताओ। Fe होती है, Zn होती है। अगर मैं Fe की रिएक्शन HCl से करा दूं क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। Fe के ऊपर +2 का चार्ज होता है और Cl के ऊपर बेटा माइनस का होता है। अगर Fe Cl के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? FeCl2 और हाइड्रोजन बेचारा अपनी गैस लेकर के उड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई राजा बाबू? यहां तक क्लियर हो गया? अब ये बात सभी को समझ आ गया। अब इसी प्रकार अगर मैं Zn को देखूं और इसकी रिएक्शन में H2SO4 से करा दूं, ये भी तो अम्ल ही है। क्या होगा? ZnSO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। नीचे वाली रिएक्शन बैलेंस है, ऊपर वाली बैलेंस नहीं है। 2 हाइड्रोजन 2 Cl, इधर एक हाइड्रोजन 1 Cl, 2 लगा। यानी समझ सर हम इस बात को समझ गए कि जो हमारे पास Fe दिख रहा था और जो Zn दिख रहा था वो हमारा हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। देखो वो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जब उसने अम्ल से क्रिया करी तो हाइड्रोजन गैस निकली और लवण बना। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर यही अभी कॉपर रिएक्शन करती तो नहीं होता। चलो करके देखो। ये पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। दूसरा देखो, जो धातुएं, ये इंपॉर्टेंट है, कितने कितने नंबर का सवाल आता है पूरा 4 मार्क्स का। क्या पूछा जाएगा? जो भी बताया मैंने। अब कह रहा कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को स्थापित नहीं करती, नहीं देती। कैसे? देखो, अगर मैं अभी रिएक्शन करा दूं किसकी? चांदी की या कॉपर की। ये क्या है? कॉपर यानी कि तांबा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? तनु अम्ल से करा दूं। तनु अम्ल कौन सा? तनु HCl। अगर मैं इसके साथ करा दूं क्या होगा? कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर क्या होगा? कम क्रियाशील। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे जो बच्चे अभी मेहनत से पढ़ाई नहीं करते वो हाइड्रोजन से नीचे रह जाते, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हो जाते हैं, और जो नीचे स्थित होते हैं उनकी कहीं नहीं सुनी जाती, कोई अभिक्रिया नहीं होती। और जो बच्चे मेहनत करके हाइड्रोजन के ऊपर स्थापित हो जाते हैं उनकी हर जगह सुनी जाती है और वो हर बार हाइड्रोजन गैस निकालते हैं और हर बार धमाका करते जाते हैं। बोलो समझ में आया? मोटिवेशन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गई, तो सब समझ क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यानी अब हमें सक्रियता श्रेणी में अपने आप को हाइड्रोजन से ऊपर रखना है। अगर मैं हाइड्रोजन से नीचे हो जाऊंगा मेरी रिएक्शन नहीं होगी अम्लों से, और जब अम्लों से रिएक्शन नहीं होगी तो भैया मेरी कहीं सुनी नहीं जाएगी। और ये जीवन की सच्चाई है। जो लोग अपने विद्यार्थी जीवन में मेहनत नहीं करते हैं ना, उन्हें आगे चल करके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वो कठिनाइयों का सामना इस प्रकार से करना पड़ता है कि जब दर-दर भटकना पड़ता है ना, तब दिक्कत होती है। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन आपको नहीं पता होते, कुछ नियम कानून आपको नहीं पता होते, आपको लोग बेवकूफ बना देते हैं, आपकी कहीं सुनी नहीं जाती है। आपको हमेशा उन लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो अनपढ़ रह गए आपकी तरीके से, क्या आपने पढ़ाई नहीं की। समझने का प्रयास करिए, ये विद्यार्थी जीवन है, अपने आप को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर बनाइए। अन्यथा एक ऐसा समय आएगा जब आपको दर-दर भटकना पड़ेगा। और ये बात हमेशा याद रखना, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके बल पे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मेरे पास एक से एक उदाहरण है, मैं स्वयं आपके लिए एक उदाहरण बन सकता हूँ। हमारे एक अध्यापक थे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो अध्यापक आज से 5 से 6 साल पहले कुछ नहीं थे। मेरी बात बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं थे का मतलब आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं थे, लेकिन आज वही अध्यापक पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, पूरा बिहार उन्हीं से पढ़ता है। और अभी हाल ही में उनकी माताजी की तबीयत भी खराब हुई थी। जब उनकी तबीयत माताजी की खराब हुई तो मैंने यही देखा, एक अच्छे अस्पताल में वो अपनी माताजी का इलाज करा रहे थे। आज से 4-5 साल पहले
सोचिए कि अगर उन्होंने उनकी माताजी ने अपने बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ाया होता और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में मेहनत नहीं करी होती और सही डायरेक्शन में वो नहीं चले होते, तो आज उनकी माताजी का ऑपरेशन नहीं हो पाता ढंग से। एक अच्छे अस्पताल में वो अपनी माताजी का ऑपरेशन इसलिए करा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत मेहनत करी और उन्होंने अपने आप को सक्षम बनाया। मुझे भी इन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी सोचो कि आप मैं खुद एग्जांपल हूँ आपके सामने। आज से 6 5 4-5 साल पहले मैं कुछ और था, मेरी फैमिली कुछ और थी, आज हम कुछ और हैं और उसका एक कारण है, वो है कि लगातार एक ही चीज़ के लिए मेहनत। मैं जानता हूँ आप लोग आएँगे, जाएँगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ अपने मतलब के लिए भी आते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, पढ़ाई करिए, लेकिन कहीं से भी करिए, पर ईमानदारी से करिए और ये जीवन भर आपके हमेशा काम आएगा। और ये एक बार आप बहुत अच्छे से देख लो कि आपको जीवन में क्या बनना है, डिसाइड कर लो आप। आपकी आपके जीवन की राह भी अभी ही डिसाइड करेगी कि आपको आखिर जीवन में क्या मिलने वाला है। ठीक? तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने जीवन में आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब चीज़ों को अच्छे से कवर करिए आप और अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। ठीक? जब आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है आगे लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है? चलें आगे चलते हैं बच्चों, है ना? चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाओ। अब हमारे पास क्या आ गया? सक्रियता श्रेणी का महत्व। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आएँगे क्लास के अंदर यहाँ पर और लिखेंगे कि भाई वहाँ का किंग, यहाँ का किंग। भाई तुम किंग अपने घर के ना बन पाए तो तुम कहाँ के बन पाओ? ठीक है? तो भाई कम से कम पढ़ाई कर लो, कि अपने आप को किंग मत बताओ भाई। ठीक? नहीं तो आगे चल कर के पता चला कि किंग तो अपने आप को खुद कह लिया, पर दूसरा कोई आपको किंग ना कह पाएगा फिर जीवन में। इसलिए मेहनत करो भाई। अब देखो तीसरा पॉइंट कि जो धातु ऊपर उपस्थित होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जिंक यानी जिसका और फूटा, यानी कि ये ऊपर होती है और ये नीचे होती है। ठीक? अगर मैं दोनों में तुलना कर दूँ, तो चलो एक काम करते हैं। अगर मैं जिंक को ले लूँ और उसकी रिएक्शन में Fe उसकी रिएक्शन में किससे करा दूँ? FeSO4 से करा दूँ। तो मैं देखो क्या करता हूँ, मैं जिंक लेता हूँ और उसकी रिएक्शन में FeSO4 से कराता हूँ। अगर मैं जिंक की रिएक्शन FeSO4 से कराऊँगा क्या हो पाएगी? चेक करते हैं। क्योंकि जिंक ऊपर होती है और Fe नीचे होता है, इसलिए अब क्या हो जाएगी? यानी क्या बनेगा? जिंक जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ठीक? और ये जो Fe है वो अलग हो जाएगा। ये बात सारे बच्चों को समझ आ गई? यानी सब समझ गए कि जब जिंक की रिएक्शन किससे हो जाती है? आयरन सल्फेट से हो जाती है या इसको हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। यानी आयरन सल्फेट से हो जाती है और तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और ये जो आयरन होता है वो अलग हो जाता है। ठीक? आ रही है मेरी बात समझ में? क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? लेकिन अगर ये Fe की रिएक्शन ZnSO4 से हो तो क्या रिएक्शन होगी? नो। क्यों? क्योंकि जिंक जो था वो ऊपर था और Fe नीचे था। यानी अगर मैं यहाँ Fe कर दूँ, यहाँ Zn कर दूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। नोट कर लिया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये हम